नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। पिछली क्लास में अपन ने रिप्रोडक्शन के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, उसकी विभिन्न मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपन ने विखंडन है, खंडन है, जो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया है, कायिक जनन है, मुकुलन है, बीजाणु समासंग है, इस प्रकार की काफ़ी मेथड्स थी, उनकी चर्चा करी थी, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो बहुकोशी के जो जीव हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा कारगर नहीं होकर के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और वही एक उपयोगी और उपयुक्त विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक इम्पोर्टेंट सेशन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, क्यों लैंगिक जनन की आवश्यकता पड़ी, लैंगिक जनन के प्रोसेस क्या हैं, प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट है वो कौन सा है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे अपन एनिमल्स के अंदर भी, ह्यूमन के अंदर भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैंगिक जनन जैसा कि अपन जानते हैं, और वैसे भी शुरुआत के अंदर अपन पिछली क्लास के अंदर देख चुके थे, लैंगिक और अलैंगिक जनन है वो क्या है। तो नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल, दो विपरीत लिंगी जो जीव हैं उनमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा और नया जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, अर्थात लैंगिक जनन कहलाती है। तो देखिए, अगर किसी एक ही सिंगल कोई प्लांट है या फिर कोई भी जीव है उसके किसी पार्ट से और अगर कोई नया जीव उत्पन्न होता है तो वो तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। और जब दो विपरीत लिंगी जीव जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो अपन यूँ कहें कि एनिमल्स के अंतर्गत आते हों, या फिर अन्य कोई पक्षी वगैरह जो भी हैं, तो उनके अंदर यानी कि प्राणी हैं चाहे फिर पादप हैं, उनके अंदर अगर दो पादप या फिर दो प्राणी, उनमें एक मेल और दूसरा फीमेल, उनके बीच में उनके जो युग्मक हैं उनके बीच फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद में और एक थ्रू आउट प्रोसेस है वो नया जीव उत्पन्न होता है, तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। अब लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिए क्या है कि अलैंगिक जनन के द्वारा और सभी जीवों के अंदर जो बहुकोशी के जीव हैं उनके अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो उच्च विकसित और जटिल, जिसके अंदर अलग अलग प्रक्रम पाए जाते हैं, प्रोसेस पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं, उन जीवों और कुछ पादपों के अंदर पूर्णतया परिशुद्ध यानी कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में, और यूं कहें कि सभी गुणों का और वंशानुगमन करने के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सक्षम नहीं है, नया जीव उत्पन्न करने के अंदर अलैंगिक जनन है वो सक्षम नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वो भी उतनी परिशुद्धता के साथ में, प्योरिटी के साथ में हो पाती है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी जो पार्ट है वही एक नए पादप के रूप में या नए जीव के रूप में विकसित होता है, तो फिर वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन है वो उतना ज़्यादा परिशुद्धता के साथ या उतनी ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव तरीके से वो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर भी अलैंगिक जनन है उसके द्वारा आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के अंदर ये क्या है, उतना ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है, आनुवांशिक गुण हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। इसलिए सभी जो गुण हैं उन गुणों का वंशानुगमन करें और जो सभी जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, उसके लिए लैंगिक जनन है वो क्या है, एक उपयुक्त विधि है। अलैंगिक जनन है वो कई बार किसी एक जीव विशेष के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। तो देखिए, लैंगिक जनन है उसके अंदर जो परिपक्व नर और मादा होते हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो परिपक्व हो चुके हैं, जिनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, वो मेल और फीमेल पेरेंट्स जो होते हैं, चाहे वो पादप हैं चाहे वो प्राणियों के अंतर्गत हैं, उन जीवों की कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं वो अगुणित कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी, और ये जो अगुणित कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, युग्मक कहलाती हैं। तो देखिए, जैसे अपन प्राणियों की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के अंदर जैसे गुणसूत्रों का सेट है वो 2n के रूप में, यानी द्विगुणित 2n बराबर क्या, 46, ये गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो n है वो क्या हो जाएगा, यानी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी किसी भी सेल्स के अंदर, 23 हो जाएगी। तो क्या होता है कि द्विगुणित जो गुणसूत्र हैं वो पाए जा रहे हैं, वो गुणसूत्र हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो जाएंगे, पूर्व के आधे गुणसूत्र रह जाएंगे, यानी अगुणित कोशिकाएं हैं वो बनेंगी, और इन अगुणित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है।
अब ये नर में भी बनेंगे और मादा के अंदर भी बनेंगे। जंतुओं के अंदर अगर देखा जाए, नर युग्मक है वो क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाएगा, जो अगुणित कोशिका है। और मादा युग्मक है वो क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। पादपों के अंदर मादा युग्मक वही अंडाणु ही होता है, लेकिन नर युग्मक को बोलते हैं पराग कण, पोलेन बोलते हैं, पराग कण बोलेंगे। ठीक है, तो पादपों के अंदर नर युग्मक है वो पराग कण कहलाता है, और मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु यानी कि ओवम कहलाता है। अब चाहे पादप हैं चाहे प्राणी हैं, उनके अंदर नर युग्मक जो कि अगुणित है यानी कि एन, और मादा युग्मक जो कि अगुणित है यानी एन, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की निषेचन की प्रक्रिया होगी। इनके संलयन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन से वापस ये एन और एन ये वापस क्या हो जाते हैं? 2n यानी कि द्विगुणित कोशिका बनती है, जो क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। तो देखिए, पहले जो द्विगुणित कोशिकाएं थी जो कि जनक सेल्स हैं, इनसे क्या बनेगा? अगुणित यानी कि एन कोशिका बनेगी, ये तो कहलाएगा युग्मक। फिर एक तरफ नर से और एक तरफ मादा से ये एन और एन दोनों जो अगुणित कोशिकाएं यानी युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, वो संलयित होकर के निषेचन की प्रक्रिया के दौरान और वापस 2n कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करेंगे, जो क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। इसके बाद में युग्मनज के अंदर धीरे धीरे वृद्धि और विभाजन। ठीक है, इसके बाद में इसमें जैसे गेस्टुला, मोरुला, इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं आएंगी। मनुष्य की बात करते हैं तो उसके अंदर वृद्धि और विभाजन होकर के और फिर क्या बनता है? भ्रूण बनता है, यानी एम्ब्रियो बनता है। आगे चल करके ये भ्रूण है वो विकसित होकर के एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। तो यह प्रोसेस है वो मुख्य रूप से लैंगिक जनन के अंतर्गत चलती है, कि पहले जनन कोशिकाएं जो हैं, यानी कि आपके नर के अंदर बात करें तो टेस्टिस यानी कि वृषण, और मादा के अंदर बात करें, मनुष्य की बात करते हैं तो अंडाशय के अंदर और क्या बनते हैं? अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों तरफ से संयोग करेंगे, जो कि अगुणित हैं, और फिर निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या बन जाएगा? 2n यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। पादपों की बात करते हैं तो वही अगुणित पराग कण और अगुणित अंडाणु वो संयोग करेंगे और वही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और बाद में उस युग्मनज से धीरे धीरे क्या चलता है? पादपों के अंदर भी भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद में उससे बीज वगैरह बनते हैं, और एट लास्ट क्या होता है? बीज में अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान प्ररोह बनता है ना, और मूलांकुर प्रारूंक और प्रांकुर बनते हैं। प्रांकुर से प्ररोह बनता है, मूलांकुर से मूल बनती हैं, और धीरे धीरे पादप है वो विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलेगी। अर्धसूत्रीय विभाजन है वो लैंगिक जनन की एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनी रहती है? निश्चित बनी रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुणसूत्रों की संख्या को फिक्स बनाए रखने के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन जरूरी है। मान लीजिए अगर ये अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तब तो क्या है कि जो जनक कोशिकाएं हैं वो 2n यानी कि द्विगुणित है, नर में भी और मादा के अंदर भी। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो नर में भी अगुणित युग्मक बन गए और मादा में भी अगुणित युग्मक बन गए। फिर उनमें निषेचन हुआ और वापस 2n युग्मनज बन गया। युग्मनज से फिर भ्रूण बना, भ्रूण से नया जीव बन गया। ऐसा प्रोसेस चल रहा है। यदि अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ होता यहाँ पर, तो फिर तो 2n और 2n गुणसूत्र मिलते और ये तो 4n हो जाते। 4n मतलब गुणसूत्रों की संख्या है वो जनक जीव से जस्ट डबल हो जाती, और गुणसूत्रों की संख्या चेंज होते ही तो फिर प्राणी का अस्तित्व ही यानी स्पीसीज ही चेंज हो गई। तो फिर ये प्रोसेस है वो संभव नहीं होता है। इसलिए अर्धसूत्रीय विभाजन है वो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनाए रखने के लिए, यानी यूं कह सकते हैं अपन कि अपनी प्रजाति को ही बनाए रखने के लिए, और अर्धसूत्रीय विभाजन है वो क्या है? बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अब चलिए बात करते हैं अपन, अभी तक कॉमन बात थी अपनी प्लांट्स की और जो प्राणी हैं उनकी। अब बात करते हैं पुष्पी पादप, यानी कि जिनके अंदर जनन अंग पुष्प होता है। उन पुष्पी पादपों के अंदर और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? तो कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, जिनके बीज के ऊपर फल के रूप में आवरण पाया जाता है, तो उन पादपों में लैंगिक जनन है उनको यानी जननांगों को धारण करने वाली मुख्य संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। जिस प्रकार से जड़, तना, पत्तियां हैं, उसी प्रकार से लैंगिक जननांगों को धारण करने वाला जो पादप भाग है वो क्या होता है? फ्लावर होता है, यानी कि पुष्प होता है। अब एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर क्या होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर। हालांकि अगर अपन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगे चलते हैं तो वहाँ पर तो पुष्प के अलग अलग पुष्प सूत्र वगैरह चलते हैं और अलग अलग फैमिलीज़ हैं वो चलती हैं। तो उन फैमिलीज़ को समझने के लिए भी और ये जो पुष्प की स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो पुष्प के जो भाग हैं उनके अंदर बाह्य दलपुंज यानी कि बाहर की जो पंखुड़ियाँ जो अक्सर ग्रीन कलर की होती हैं, फिर दलपुंज
जो कि अक्सर क्या होती हैं, रंगीन होती हैं, और परागण की प्रक्रिया के लिए जो कीट वगैरह होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, फूलों को आकर्षक बनाने के लिए, और जो पंखुड़ियाँ रंगीन जो अपने को कलर दिखाई देती हैं वो सब दलपुंज होते हैं। फिर जो मादा जननांगों को धारण करने वाला मुख्य जो जनन चक्र है, मादा जनन चक्र, वो स्त्री केसर कहलाता है, और नर जनन चक्र है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। स्त्री केसर के अंदर भी अलग अलग वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, बीजांड है, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। पुंकेसर के अंदर भी पूतंतु है, ठीक है, पराग कोश है, और उसके अंदर पराग कण होते ही हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्या होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं। तो 4 मुख्य रूप से भाग हैं, जिसके अंदर बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज सुरक्षात्मक आवरण है, दलपुंज पुष्प को आकर्षित बनाने के लिए है। स्त्री केसर मादा जननांग हैं, और पुंकेसर क्या हैं, नर जननांग, यानी कि ये 2 हैं वो जनन चक्र हैं, और ये जो दोनों हैं वो क्या हैं, उसके सुरक्षा के लिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए हैं। देखिए ये एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि पुष्प है वो जहाँ से अपनी शाखा से जुड़ा रहता है, ये भाग इतना, ये क्या कहलाएगा, पुष्प वृंत कहलाएगा। फिर पुष्प को धारण करने वाला ये भाग यहाँ से कुछ फूला हुआ भाग, ये पुष्पासन कहलाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं अपन, ये जो कुछ अलग जो पत्तियाँ सी लगी हुई होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं मुख्य रूप से, ये बाह्य दल कहलाते हैं, और इनका समूह है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर चलते हैं अपन, तो क्या होता है कि यहाँ देखिए, ये जैसे पूरा पार्ट दिखाया गया है, यूँ रंगीन पंखुड़ियाँ सी, ठीक है, अलग अलग, जो कि हर साइड के अंदर यूँ छोटी बड़ी यूँ इस प्रकार से मिल करके हो सकती हैं। इस प्रकार से ये रंगीन पंखुड़ियाँ ये कहलाती हैं दल, और इनका पूरा समूह है वो कहलाता है दलपुंज। ठीक है, ये इसके बाद में यानी कि सबसे बाहर बाह्य दल चक्र होता है, फिर है वो दल चक्र होते हैं, दल होते हैं। फिर उसके अंदर जो बात करते हैं अपन, यहाँ ये फूला हुआ भाग है, ये स्त्री केसर का पार्ट है, जिसके अंदर ये अंदर अपन यूँ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यूँ ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है वो तो किसकी है, बीजांड। ठीक है, ये फूला हुआ भाग यहाँ पर देखिए, ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है आपका, यहाँ पर पुष्प का अंडाशय है। ठीक है, इस अंडाशय से ऊपर की तरफ ये जो लंबी नलिका निकलती है, ये नलिका क्या है, वृत्तिका है। ठीक है, वृत्तिका के ऊपर का जो पैलेनुमा भाग है, इस प्रकार से ये फूला हुआ भाग है, पैलेनुमा भाग, ये वर्तिका का अग्र भाग यानी वर्तिकाग्र कहलाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा स्त्री केसर, जिसके अंदर वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, बीजांड है, ये स्त्री केसर यानी कि मादा जनन चक्र है ये। ठीक है, इसके बाद में नर जनन चक्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये जिस प्रकार से तंतु निकल कर ये आगे का फुला हुआ भाग है, इस प्रकार से ये तंतु होता है। ये तंतु जो है ये तो पूतंतु कहलाएगा। फिर इसका ये फुला हुआ पार्ट है, ये पराग कोश कहलाएगा, और इसके अंदर यूँ इस प्रकार से जो कणनुमा पार्टिकल्स होते हैं, ये पराग कण कहलाएंगे। पोलन ग्रेन या इसको पोलन कहा जाता है। ये तीनों मिलकर पराग कण, पराग कोश और पूतंतु, ये पुंकेसर का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे पुष्प की ये स्ट्रक्चर है वो तैयार होती है। बात करते हैं बाह्य दलपुंज किस प्रकार का कार्य करते हैं, कैसे होते हैं। तो पुष्प का बाहरी आवरण चक्र जो होता है वो दलपुंज कहलाता है, और उसके प्रत्येक पार्ट है वो दल कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई है वो बाह्य दल कहलाती है। सामान्यतः ये कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं दलपुंजों की। तो दलपुंज है ये पुष्प की रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कलर्ड जो होती हैं, ये दल कहलाती हैं, और इन दल का पूरा समूह है वो क्या कहलाता है, दलपुंज कहलाता है। इसके कारण ही पुष्प है वो क्या होता है, आकर्षक होता है, और इसके अंदर कीट परागण के अंदर ये यानी कि पोलिनेशन की प्रक्रिया जो कीटों के थ्रू होती है, उसके लिए ये मुख्य रूप से उनको आकर्षित करने का कार्य कौन करती हैं, ये रंगीन पंखुड़ियाँ करती हैं, मतलब कि दल करते हैं, या दल का समूह है जो दलपुंज है वो करता है। अब बात करते हैं अपन मादा जनन चक्र की। इसके अंदर तो मादा जनन चक्र जिसको पुष्प के अंदर क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोला जाएगा। यह मादा जनन चक्र होता है, यानी कि मादा जननांग इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसके अंदर अंडाशय, लंबी नलिका वर्तिका, और उस लंबी नलिका का ऊपर का फूला हुआ पैलेनुमा भाग वर्तिकाग्र, और अंडाशय के भीतर ही क्या उपस्थित होता है, बीजांड भी पाया जाता है। बीजांड से बाद में बीज बनते हैं, और अंडाशय है वो परिपक्व होकर के किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करेगा। तो देखिए आगे, अंडाशय के भीतर बीजांड स्थित होता है। ठीक है, और ये बीजांड हैं, बीजांड में मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। ठीक है,
अंडाशय के अंदर ही है वैसे तो बीजांड, और उसके अंदर क्या बन जाएंगे, अंडाणु बनेंगे। तो अपन कह सकते हैं अंडाणु का जो निर्माण है वो अंडाशय के अंदर हो रहा है या अंडाशय के अंदर बीजांड है उसमें हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं नर जनन चक्र की, यानी कि पुंकेसर की। तो यह है पुष्प में स्थित क्या होता है, नर जनन चक्र। चक्र का मतलब यहाँ पर नर जनन के तंत्र के जो सारे के सारे अंग हैं वो मिल करके और ये पूरा का पूरा चक्र बना रहे हैं, यानी कि समूह बना रहे हैं। चक्र का मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो देखिए पुंकेसर का तंतुनुमा भाग है पतला, वो पूतंतु कहलाएगा। फिर आगे का फुला हुआ भाग है वो परागकोश कहलाएगा। और परागकोश के अंदर ही क्या पाए जाएंगे, पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो परागकोश जो है, परागकोश जो होता है वो इसके अंदर क्या बनते हैं, नरयुग्मक बनते हैं, और नरयुग्मक का नाम क्या होता है, पराग कण होता है। इसके निर्माण का कार्य करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, पराग कण बन चुके हैं और अंडाणुओं का निर्माण हो चुका है, तो फिर पुष्पी पौधों के अंदर जनन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो आवर्त बीजी पादप जो कि पुष्प धारण करते हैं, परिपक्व पुष्प के अंदर नर जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से नरयुग्मक बनते हैं, यानी कि पराग कण बनते हैं जो परागकोश में बनेंगे। और मादा जनन कोशिकाएं जो कि अंड कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, यानी जिनको क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो पराग कण हैं वो तो कहाँ बनेंगे, परागकोश के अंदर बनेंगे। और जो मादा युग्मक हैं पुष्पों के अंदर वो कहाँ बनेंगे, अंडाशय के भीतर बीजांड है वहाँ बनेंगे। अब देखिए जो नर युग्मक हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, पराग कण बोलेंगे, पोलेन बोलेंगे या पोलेन ग्रेन बोलेंगे, इनका वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, यानी पोलिनेशन कहलाती है। सपोज दैट अपन यूँ कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कोई पुष्प है, ये इसका फुला हुआ भाग, ये वर्तिका वगैरह इस प्रकार से ये पुष्प है, यहाँ पर इसके अंदर ये पूतंतु लगा हुआ है और इसके ऊपर ये परागकण है, परागकोश में परागकण है। अब यहाँ परिपक्व जो परागकण है वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं यहाँ। तो पराग कणों का और वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है वही क्या है, परागण है, यानी कि पोलिनेशन है। अब यदि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प तक जा रहे, पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, सेम पुष्प है, पुष्प एक ही है, तब तो ये कहलाएगा स्वपरागण। क्या कहलाएगा, स्वपरागण। और यदि इस पुष्प के परागकण यानी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के यहाँ पर कोई वर्तिकाग्र है और इस पर पहुँच रहे हैं, या किसी अदर प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं, तो फिर वो कहलाएगा पर परागण। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हैं। देखिए तो नर युग्मक जो पराग कण हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया, परागकण कहाँ है, परागकोश में है, तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागकण पोलेन और परागण पोलिनेशन। तो पराग कणों का और वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाएगा। दोनों शब्द हैं, डिफरेंस समझेंगे, पराग कण पोलेन और परागण पोलिनेशन। अब देखिए पौधे में वायु परागण यानी हवा के साथ में उड़ करके और ये पराग कण हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। कीट परागण यानी कि कीट है वो पहले जैसे मतलब किसी एक पुष्प के ऊपर बैठा, उस पुष्प से उसे कीट के पंखों के ऊपर या कीट के पैरों के ऊपर या शरीर के किसी भी अंग के ऊपर कोई पराग कण चिपक गए, फिर वो कीट दूसरे पुष्प के ऊपर बैठा या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठा तो वहाँ पहुँच गए, उस पर चिपक गए, तो ये क्या हो गया, परागण की प्रक्रिया हो गई। जल परागण जो जलीय पौधे हैं उनके अंदर पानी के साथ बह करके भी पराग कण हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। तो आदि विधियों द्वारा क्या होता है, पर परागण होता है मुख्य रूप से, जिसमें एक पुष्प के परागकण अन्य पुष्प, अब दूसरा पुष्प उसी पौधे का भी हो सकता है या अन्य पौधे का भी हो सकता है। स्वपरागण केवल तभी होगा जब उसी पुष्प के परागकण हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पुष्प एक ही है, उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तब तो स्वपरागण है। और एक पुष्प के परागकण दूसरे किसी भी पुष्प पर जा रहे हैं, तो वो चाहे वो उसी पौधे का है चाहे दूसरे पौधे का है, पुष्प दूसरा है तो फिर परपरागण हो जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये परपरागण है। अब देखिए जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण बोलेंगे। और यदि वर्तिकाग्र पर स्थित परागकण विशेष रसायन, चलिए ये स्वपरागण हो गया, और दूसरे पुष्प के ऊपर जा रहे हैं तो परपरागण हो गया, पहले ये आ चुका। चलिए अब वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद क्या होता है, उसके बाद में परागकण धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू करते हैं, परागकण का अंकुरण शुरू होगा, और ये यानी ये धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर अंदर की तरफ पराग नली के अंदर ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ करके पराग नली बनाएंगे यहाँ पर, यानी वर्तिका
जो है उस नली के अंदर, वर्तिका नली के अंदर और ग्रोथ करेंगे, पराग नली बनाएंगे। उस पराग नली के अंदर पराग कण है वो आगे बढ़ेंगे, जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय की दीवार को भेदकर बीजांड में स्थित अगुणित मादा युग्मक अंडाणु तक पहुंच जाती है, और बाद में उस पराग नली में से होते हुए और जो पराग कण हैं वो भी कहाँ तक पहुंच जाते हैं, अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए, पराग नली से होते हुए पराग कण हैं वो भी बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बीजांड के अंदर क्या है, जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका या जिसको अपन कहें अंडाणु, उस तक पहुंचती है और वहां जा कर के और निषेचन की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करती है। तो देखिए, ये देखो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर जो थी ये तो अपन देख चुके थे पहले ही, अंडाशय और इसके भीतर ये बीजांड, बीजांड के अंदर यहाँ ये बीच में एक अंड कोशिका होती है, इसके साइड में 2 कोशिकाएं, उनको सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत साइड में ये जो 3 कोशिकाएं लगी हुई हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये केंद्रीय कोशिका है ही यहाँ बीच के अंदर। यहाँ कोशिकाओं की संख्या 7 होती है, हालांकि ये ऊपर की क्लासों के अंदर 11वीं क्लास में या उसके आगे की बायोलॉजी के अंदर देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं, ये यहाँ पर 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं जिनके अंदर 3 ही केंद्रक, फिर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, तो 6 हो गई कोशिकाएं, फिर ये बीच में एक केंद्रीय कोशिका जो होती है, तो टोटल कोशिकाएं 7 होती हैं और केंद्रक यहाँ पर हैं वो 8 होते हैं, क्योंकि बीच में ये जो केंद्रीय कोशिका है उसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर रहती है। अब यहाँ देखो, वर्तिकाग्र के ऊपर पराग कण हैं, ये पराग कण, ये देखिए ये पराग नली बना रहे हैं, पराग कण जो हैं वो पराग नली बना रहे हैं। पराग नली बनाने के बाद में ये धीरे धीरे पराग नली आगे बढ़ेगी। यहाँ देखो दूसरे पराग कण को दिखाया गया है, ये फिर ये पराग नली है वो आगे बढ़ी हुई है, बढ़ करके इधर से होते हुए और ये अंडाशय की दीवार को भेदकर बीजांड में प्रवेश कर रही है, ये नलिका है यूँ इस प्रकार से। अब इसके अंदर ये रसायन अनुवर्तन गति, विशेष रसायन की तरफ पराग कण है वो इसके अंदर अंदर गति करेंगे, यहाँ आएंगे, आकर के अंड कोशिका को क्या कर देंगे, निषेचित कर देंगे। इस प्रकार की प्रोसेस है वो ये चलेगी। पराग नली से होते हुए पराग कण है वो आगे बढ़ेंगे। बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड में अंड कोशिका यानी अंडाणु है, उसके साथ पराग कण जो हैं वो संलयन करेंगे और निषेचन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। अब निषेचन से द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा, क्योंकि पराग कण और अंडाणु ये तो दोनों अगुणित हैं, यानी एन अगुणित, और फिर निषेचन हुआ, युग्मनज बन गया द्विगुणित। युग्मनज युक्त जो बीजांड है उस बीजांड से तो क्या बनता है, बीज बनता है, और अंडाशय है उससे फल जो कि बीज का आवरण है, आवर्त बीजी पादप होते ही हैं, उसका निर्माण होता है। अब जब बीज जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियाँ आने के ऊपर, यानी कि जब उसको पानी मिलता है, उचित नमी मिलती है, खाद मिलती है और उर्वरक पदार्थ मिलते हैं, तो वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के और नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। यह आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर ये बीज है, द्विबीजपत्री बीज को दिखाया गया है यहाँ पर। ये बीज पत्र हैं दोनों साइड के अंदर। अब धीरे धीरे इसमें अंकुरण होगा, अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान ऊपर जो स्ट्रक्चर निकलेगी वो परांकुर है, जिससे प्रेरो है यानी कि तना बन जाएगा, और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर निकल रही है वो मूलांकुर है, इससे मूल का विकास हो जाएगा। ये थी बीज में अंकुरण की प्रक्रिया। तो ये इस प्रकार से अपन ने आज देखा पौधों के अंदर किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन होता है, निषेचन के बाद में भ्रूण बनता है, युग्मनज जो है, युग्मनज से बाद में विकसित होकर के भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से बाद में बीज बन जाएगा, और बीज के चारों तरफ जो अंडाशय है वो फल के रूप में आवरण बना लेगा, और बीज का अंकुरण होने से नया पादप है वो तैयार हो जाएगा। तो ये थी पौधों के अंदर जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। इसके बाद में मानव में लैंगिक जनन है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर करना नहीं भूलें। और एक आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियोज़ के जो व्यूज़ आते हैं उनके अंदर सब्सक्राइबर्स के जो व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनके आते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और आगे वाले जो भी आपके अन्य साथी हैं उनको भी आप इसके लिए बोलें। उम्मीद करता हूं कि वीडियोज़ आपको पसंद आएंगे और अध्ययन के अंदर बहुत ही कारगर साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और उम्मीदों के साथ आपका वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।